तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा प्री नहीं हुआ तो अब मेरा मेंस भी कभी नहीं हो सकता, इंटरव्यू भी कभी नहीं हो सकता। मतलब एक ही टाइम लगेगा, एक ही अटेम्प्ट चाहिए तुम्हें। तो वो हाँ सच है वैसे तो एक टाइप से, क्योंकि वहाँ पे पेन उठाने का टाइम तो मिलता नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं होता कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा फिर तुमने सोचा, तुम्हें इंस्टेंट लिखना पड़ता है। तुम 2-3 लाइनें लिख चुके होते हो, उसके बाद उसी दौरान सोच भी रहे होते हो कि मैं अगले के पॉइंट लिखूंगा। क्योंकि बीच में 15-20 दिन का ट्रांजिशनरी पीरियड होता है जिस बीच में रिजल्ट आना होता है। तो सबको ऐसे एंग्जाइटी सी रहती है कि होगा या नहीं होगा। वो बाद में देख लेना कि 20 दिन पढ़ लेना ऑप्शनल। अगर नहीं होगा तो बुरा कुछ नहीं होगा, मतलब कि उस ऑप्शनल को पढ़ने से। और अगर हो जाएगा तो तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो 15-20 दिन ट्रिकी होते हैं, कहीं कोई यूटिलाइज़ नहीं कर पाता अच्छे से। सर इंटरव्यू के टाइम पे माहौल कैसा था अंदर, मतलब स्टार्टिंग से लेके जैसे आप अंदर घुसे और आपके माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम पे, और आपने अपने आप को कैसे होल्ड करके रखा उस सिचुएशन में थोड़ा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं शाह चौधरी आपके बीच फिर से आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेके। उससे पहले मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक मिले और हम और इम्प्रूव करें और आपके लिए नए नए गेस्ट के साथ और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लेके आए। तो आज हमारे बीच जो गेस्ट जुड़े हैं उनका नाम है आर्यन शर्मा, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 क्रैक किया विद AIR 352। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो दिल थाम के बैठिए। आर्यन सर कैसे हैं आप? बढ़िया, बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? अरे हम भी ठीक है सर। तो सर आपकी जर्नी एज अ एस्पिरेंट, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ जानना चाहें तो कैसी रही थी? जर्नी वैसे तो कॉलेज में स्टार्ट हो गई थी। मतलब ओके। कि मैं कॉलेज के टाइम पर देखता रहता था कि सिलेबस वगैरह क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ता भी रहता था। बट उसके बाद बीच में कोरोना आ गया। तो जी। कोविड आ गया तो फिर हम भी थोड़े पढ़ाई में ऐसे हो गए कि डील कर दिया हमने खुद से भी। और घर चले गए थे तो फिर ऑनलाइन प्लेसमेंट्स चली, तो उसमें हमारी भी प्लेसमेंट होगी। तो फिर प्लेसमेंट होने के बाद हमने बिल्कुल बंद कर दी पढ़ाई यूपीएससी की। अच्छा। तो फिर 1 साल मैंने जॉब करी, था वर्क फ्रॉम होम ही, ईएक्सेल सर्विसेज में था मैं। ओके। तो लेकिन था वर्क फ्रॉम होम ही, तो हमने सोचा जॉब कर लेते हैं, थोड़ा फाइनेंशियली भी हेल्प हो जाएगी। इसके बाद अगर जैसे कोचिंग वगैरह लेनी होगी तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने जून 22 तक कोचिंग करी थी, सॉरी, ये जॉब करी थी। और उसके बाद 22 में मैं कोचिंग लेने आ गया। फिर मैंने दिल्ली में नेक्स्ट आईएएस करके एक इंस्टीट्यूट है, उसको ज्वाइन ओके। किया था। और उसकी कोचिंग चली मार्च 23 तक। और फिर मई 23 में फ्री था। तो वो फ्री, और फिर सितंबर 23 में इसका मेंस होता है वो। और लास्ट मार्च में मेरा इंटरव्यू था, 14 मार्च को, 24 में। और 15 है, 16 को शायद रिजल्ट आया, और 16। तो सर जैसे कि एज अ टफेस्ट एग्जाम जो है इंडिया में, वो माना जाता है यूपीएससी। तो हमें आपने एज अ करियर इसे ही क्यों चूज किया? इसके पीछे की आपकी क्या मोटिवेशन थी? टफेस्ट एग्जाम बोलते तो हैं यूपीएससी का है, बट मैं अभी भी जेई एडवांस को ही मानता हूँ कि वो टफेस्ट एग्जाम नहीं दिया है। क्योंकि यूपीएससी का छौर है, मतलब कि यूपीएससी में थोड़ा मेहनत ज़्यादा चाहिए। और उस हिसाब से, लेकिन एडवांस में मेरे को ऐसा लगता है कि स्किल्स ज़्यादा चाहिए एक बंदे के पास, उसके ओके। बाद मेहनत आती है। और रही बात मोटिवेशन की, तो ऐसा था कि मतलब कि जॉब से पहले मैंने, जैसे मैंने बताया कि मैंने कॉलेज में सोच लिया था। तो सिविल सर्विसेज मतलब शुरू से ही अट्रैक्टिव जॉब लगती थी, अच्छा करियर प्रोग्रेशन है, मतलब कि तो मतलब कि अपने अलावा दूसरों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करने का ये शायद सबसे ईजीएस्ट वे है। तो ये वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ से मतलब एक ईजी अप्रोचेबल है। तो उस वजह से मोटिवेशन थी हमेशा से। जी। सर तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जिनका मतलब इस साल क्लियर नहीं हुआ, और उनको क्या करना चाहिए, मतलब कैसे वो मोटिवेट रहें और कैसे अपने आप को होल्ड कर रखते हैं सिचुएशन में? शायद सबसे बड़ी गेम इस, मतलब उसमें परसिवरेंस की है यूपीएससी में। क्योंकि एक अटेम्प्ट के बाद ना होना, ये पूरा एक साइकिल मांगता है 1 साल का। जैसे मैंने बताया कि मैंने मई में प्री दिया था और अप्रैल में जाके रिजल्ट आया, तो 11 मंथ का प्रोसेस है। तो नेक्स्ट ईयर भी अब बच्चे का एक 11 मंथ का प्रोग्रेस, मतलब प्रोसेस हो जाता है। जैसे किसी का मान लो प्री नहीं होता है, तो मतलब कि मोटिवेशन यही है कि लास्ट में इसका ऐसा ही है कि इन और आउट सिस्टम है, मतलब बाइनरी है ये, कि या तो तुम इन हो जाओगे या आउट हो जाओगे। तो मोटिवेशन यही है कि मतलब चाहे तुम किसी भी स्टेज पे फेल हुए हो, तुम्हें तीनों स्टेज क्वालिफाई करके एक ही बात, मतलब कि क्वालिफाई जी। करनी है तीनों स्टेज।
ऐसा नहीं है कि तुम मतलब कि 2 स्टेज भी कर सकते हो या फिर एक करके कोई फ़ायदा होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा प्री नहीं हुआ तो अब मेरा मेंस भी कभी नहीं हो सकता, इंटरव्यू भी कभी नहीं हो सकता। मतलब एक ही टाइम लगेगा, एक ही अटेम्प्ट चाहिए तुम्हें। सर इस एग्ज़ाम के साथ आपकी एक माइंडसेट रहा होगा, आपकी एक रूटीन रही होगी साथ में, कि आपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन के दौरान आपने अलग-अलग टाइप के मतलब कि एक हर एक दिन के गोल अचीव किए होंगे कि हम रोज़ डेली का एक गोल बनाया होगा आपने। तो आपने कैसे-कैसे वो किया? अ, मतलब रूटीन मेरा ऐसा था कि मैं सुबह कोचिंग जाता था, 8 से 11 मेरी क्लास होती थी और 2 से 5 मेरी ऑप्शनल की कोचिंग होती थी। तो 11 से 2 वाला टाइम तो मतलब ऐसे निकल जाता है, जैसे लंच वगैरह किया, थोड़ा नैप लिया, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर देख लेते थे उस टाइम पे और फिर 5 बजे के बाद मतलब जैसे 6 के बजे तक घर पहुँचते थे, तो 6 से 11 तक पढ़ाई होती थी, बीच में आधे घंटे का डिनर और 11 से फिर 6 बजे तक सुबह मतलब कि स्लीप साइकिल था, तो सुबह 6 से 8 के बीच में 1 घंटा वहाँ पढ़ लेते थे। तो ये 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए होती है, अगर 2 कोचिंग ले रहे हो, 1 जी। कोचिंग ले रहे हो तो वही सेल्फ स्टडी 8-9 घंटे की करनी पड़ती है। तो सर जैसे कि आपने कोचिंग ली और आपने जैसे जॉब के टाइम पे तो प्रिपेयर नहीं किया था, पर आपने सेल्फ स्टडी भी करी है कॉलेज के टाइम पे, तो आपको क्या ज़्यादा इजी लगा और मतलब किस में आपको मुश्किल मुश्किल ज़्यादा लगी? मतलब मेरे हिसाब से तो कोचिंग के लिए एक ही कंस्ट्रेंट होना चाहिए कि अगर तुम्हें फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारी ठीक है, तो तुम कोचिंग को ज़रूर ऑप्ट करो मतलब कि अनटिल अनलेस किसी को फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, तभी वो मतलब ना करे। वैसे क्योंकि बड़ा फ़र्क पड़ जाता है जैसे कि एक स्मूथ हो जाता है, स्ट्रीमलाइन हो जाता है प्रोसेस। मैं जैसे कॉलेज में भी पढ़ता था तो कई बार हम कुछ भी पढ़ रहे होते थे मतलब कि उतना आइडिया नहीं लगता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका एक्चुअली ऐसा है कि सिलेबस बहुत वाइड है। तो वो बहुत मतलब इतने ज़्यादा वो है सब्जेक्ट्स हैं कवर करने को कि बंदा पढ़ता रहता है बट वो ये नहीं देख रहा होता कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है। तो उस हिसाब से मतलब कोचिंग का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है मेरे हिसाब से तो। तो सर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑडियंस ने पूछे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर ये है कि जिन लोगों के पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं जिन लोगों की, तो वो कैसे प्रिपेयर करें अपनी चीज़ों को? आपकी क्या एडवाइस है उन लोगों के लिए? मतलब देखो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो वैसे ऐसी बात नहीं है मतलब आजकल ऑनलाइन कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं जैसे यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं पास्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के भी हैं कोई और चैनल्स भी हैं जो एजुकेटर्स खुद चला रहे हैं तो उनसे थोड़ी बहुत हेल्प लेके और मतलब कि किसी एक टॉपर को फॉलो कर लो किसी एक की जो स्ट्रेटजी जो तुम्हारी बैकग्राउंड से अलाइन करता हो जैसे कोई इंजीनियरिंग का हो तो वो किसी जी। इंजीनियरिंग के AIR 1 2 3 कुछ इनको देख के क्योंकि मैक्सिमम के टेलीग्राम चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स नहीं है तो वीडियोज़ हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ है, तो उनको फ़ॉलो करें। बस किसी एक टॉपर को ही फ़ॉलो करें मतलब कि नहीं तो फिर ऐसे मिक्स हो जाता है। तो मतलब ऐसे तो हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है, जी। लेकिन 3-4 को देख लो जो तुम्हें लगे कि कंड्यूसिव है मेरे अकॉर्डिंग, तो उसको ही फ़ॉलो करो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर। और फाइनेंशियल का यही है कि अब मतलब कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है, तो उनसे ऐसा भी नहीं है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाना है। जी। तो जो वो टॉपर बोले उस पे विश्वास रखो और अपने मतलब स्टडी मटेरियल पर विश्वास रखना पड़ेगा इन द एंड क्योंकि मतलब मैक्सिमम चीज़ें अच्छी हैं मार्केट में ऐसा नहीं है, बट लोग एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन अगली रिपीट नहीं करते हैं, अगली पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से यही है कि एक पर कांस्टेंट टिके रहो। सर अगला क्वेश्चन ऑडियंस से यही था कि आप मतलब फ्री टाइम में बीजीएमआई वगैरह या फिर कोई गेम खेलते थे मतलब ऐसे? मतलब कि प्रिपरेशन के टाइम तो मैंने नहीं खेली 1 साल हम्म। कि जैसे मतलब मई से सितंबर तक नहीं खेली मैंने, अगले सितंबर तक क्योंकि सितंबर में मेंस होता है। उससे पहले भी खेलता था, उसके बाद भी खेलता हूँ, आजकल भी खेलता हूँ। वो बीजीएमआई? दोस्तों हाँ, वो दोस्तों को पता ही है जिनके तो साथ सर खेलता हूँ। तो सर आप उस टाइम पे मतलब रिलैक्स कैसे करते थे, क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल होता था, आप कोचिंग भी जाते थे, खुद से भी प्रिपेयर करते थे? हाँ, मतलब वो तो था, थोड़ा हेक्टिक तो हो गया था। बस ये था कि मतलब कि जैसे मेरा रूममेट था, ये कॉलेज में भी मेरा रूममेट था, तो यहाँ पे भी मेरा फ्लैटमेट रहा साथ में। तो हमारा ऐसा था कि मतलब कि अब ऐसा तो था नहीं हमारे बीच कोई कम्युनिकेशन बैरियर है कि मतलब जैसे होता है नया रूममेट आया तो पहले मतलब जेल अप होने में टाइम लग जाता है। तो हमारा वो नॉर्मल था, तो हमें ऐसा ही लगा कि जैसे कॉलेज वाली बात है, तो हमारा वैसे आपस में चिल रहता था मतलब कि तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि जिन्होंने आंसर राइटिंग नहीं करी है और मेंस के कुछ टॉपिक्स बचते हैं उनके अभी भी, तो प्रीलिम्स के बाद वो तैयारी हो जाएगी उनकी आराम से? मतलब अगर कोई इस साल का प्रीलिम्स ऑप्ट कर रहा है तो अभी तो सारा फोकस प्री पे ही होना चाहिए क्योंकि 45 का दिन बचे हैं शायद।
तो उस हिसाब से अगर आप मेंस की तैयारी करने जाओगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। अगर मतलब मेंस के उतने टॉपिक नहीं भी कवर हुए हैं तो उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऑप्शनल अच्छे से कवर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी हुआ है तो मतलब ऐसा करना है कि जिस दिन ही फ्री होगा उससे अगले दिन ही ऑप्शनल करने बैठ जाना, मतलब कि क्योंकि बीच में 15-20 दिन का ट्रांजिशनरी पीरियड होता है जिस बीच में रिजल्ट आना होता है। तो सबको ऐसे एंग्जाइटी सी रहती है कि होगा या नहीं होगा। वो बाद में देख लेना कि 20 दिन पढ़ लेना ऑप्शनल। अगर नहीं होगा तो बुरा कुछ नहीं होगा, मतलब कि उस ऑप्शनल को पढ़ने से। और अगर हो जाएगा तो तुम्हें फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वो 15-20 दिन ट्रिकी होते हैं, कहीं कोई यूटिलाइज़ नहीं कर पाता अच्छे से, तो उस हिसाब से। तो आई होप कि हम आपके क्वेश्चंस के आंसर देने में सफल रहे होंगे। तो सर माइंडसेट क्या रहना चाहिए और क्या पैरामीटर्स फॉलो करने चाहिए ऑप्शनल को ऑप्ट करने के लिए? आप कोई ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपने उस टाइम पे क्या पैरामीटर्स देखे और क्या आपकी स्ट्रेंथ थी, क्या वीकनेसेस थी, कैसे था सब कुछ थोड़ा बताओ? मतलब मेरे लिए 2 ही पैरामीटर्स थे। पहला तो था, मतलब 2 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट थे जो मैं चूज़ कर सकता था एज़ अ, मतलब कि वो पहला तो था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चूज़ कर लेता, और दूसरा था कि मैं उसमें चला जाता जो मैंने चूज़ किया, एंथ्रोपोलॉजी। तो पहले मैकेनिकल पर आता हूँ। मैकेनिकल का सीन ऐसा है कि मैकेनिकल का है मतलब कि 8 सेमेस्टर का सिलेबस, तो काफ़ी ज़्यादा बल्कि सिलेबस हो जाता है, और मतलब पास्ट ईयर की मार्किंग्स भी मैकेनिकल में अच्छी नहीं है रही हुई। तो उस हिसाब से मेरे को मैकेनिकल की ये 2 डिसएडवांटेज लगी थी। एंथ्रो में ये दोनों ही चीज़ें उसके पॉज़िटिव साइड में हैं। एंथ्रो का सिलेबस थोड़ा छोटा है, 3-4 महीने का है, और जो मार्किंग है वो भी अच्छी रही है पिछले काफ़ी सालों से। और तीसरा ये था कि गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा है एंथ्रो की, मतलब मैकेनिकल की कोई ऐसी डेडिकेटेड कोचिंग नहीं है जो सिविल सर्विसेज़ के लिए हो। गेट और ईएससी वगैरह के लिए है मैकेनिकल की कोचिंग, तो वो है। लेकिन मैकेनिकल की एक एडवांटेज रहती है कि जैसे बैकअप अच्छा रह जाता। अगर मैं मैकेनिकल चूज़ करता तो मतलब कि हो सकता था मैं ईएससी की तैयारी भी कर लेता साथ-साथ में, या फिर गेट भी दे सकता था। तो ये 2 पैरामीटर्स मेन होते हैं, मतलब कि जो एक इंजीनियर्स मैक्सिमम यही चूज़ करते हैं, या सोशियोलॉजी चूज़ करेंगे, एंथ्रो चूज़ करेंगे, या पीएसआईआर चूज़ करेंगे। तो मतलब मेन पैरामीटर वैसे तो तुम्हारी बैकग्राउंड होनी चाहिए, बट अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मैक्सिमम वो स्विच कर रहे हैं, और उसका रीज़न यही है कि सिलेबस बहुत बल्की है। तो ये 2 पैरामीटर्स तुम कर सकते हो, पर किसी का बहुत ज़्यादा कोर इंटरेस्ट है तो उसको फिर वही चूज़ करना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट है। ठीक। सर मेंस के लिए आपकी जो राइटिंग स्ट्रैटेजी क्या रही है? मेंस में मेरी थोड़ी स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मतलब कि मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं, मतलब बार-बार लिखते रहते हैं। तो मेरा मेंस में थोड़ा ऐसा था क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा टाइम क्रंच होता है। तो हम्म। जैसे प्री के बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आंसर लिखूँ भी, फिर मतलब क्योंकि लिखने में ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं ऐसा करता था कि माइंड में स्ट्रक्चर कर लेता था आंसर को, छोटा-छोटा ऐसे रफ वर्क में, मतलब कि लिख लेता था कि हाँ, ये जैसे इंट्रो लिखूँगा, 3-4 पॉइंट ये लिखूँगा, ऐसे कंक्लूड करूँगा, ये एडवांटेजेस लिखूँगा, ये क्योंकि उस टाइम टाइम का क्रंच होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब कि इतना कर सकते हो तुम, क्योंकि अगर ज़्यादा आंसर लिखोगे तो वो ज़्यादा टाइम खाते हैं, तो वो ठीक नहीं रहता, मतलब कि मेरे हिसाब से। बाकी कोई सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे रहा है तो आंसर राइटिंग मस्ट है, क्योंकि इन द एंड तो मेन से ही वो बनती है, मतलब कि मेरिट लिस्ट बनती है। तो सब कुछ मेंस पर ही होता है, और खासकर ऑप्शनल आंसर राइटिंग तो बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी बोलते हैं कि मतलब 8 मिनट कुछ ऐसे मिलते हैं क्योंकि यू हैव टू राइट 20 टॉपिक्स आपको लिखने पड़ते हैं 3 घंटे में, तो काफी हाँ, वो टाइम। मतलब मैथमेटिकली किया हुआ है वो कि 180 मिनट्स हैं, 10 वहाँ पे 15 मार्कर आते हैं, और 10-10 मार्कर आते हैं एक पेपर में। तो बोलते हैं कि 15 मार्कर को अप्रॉक्सिमेटली 10.6 मिनट मतलब कि कैलकुलेट करके आते हैं, और उसको 7.2 मिनट कुछ ऐसा-ऐसा कैलकुलेशंस हैं। तो वो हाँ, सच है वैसे तो एक टाइप से, क्योंकि वहाँ पे पेन उठाने का टाइम तो मिलता नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं होता कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा फिर तुमने सोचा, तुम्हें इंस्टेंट लिखना पड़ता है। तुम 2-3 लाइनें लिख चुके होते हो, उसके बाद उसी दौरान सोच भी रहे होते हो कि मैं अगले के पॉइंट लिखूँगा। तो वो स्किल ज़रूरी है कि तुम्हें लिखना भी, लिखते वक़्त सोचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी बात टाइम की आ जाती है। अगर तुम मेंस के एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे तो वहाँ पर सारे यही पूछते हैं कि पेपर पूरा कर दिया? मतलब कि सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, और ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, मतलब कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट में दिव्याकृति सर हैं, उन्होंने तुम्हें काफ़ी फेमस हैं वो, मतलब विकास दिव्याकृति सर। तो उन्होंने भी बोला है कि जो बच्चा मतलब मेंस का पेपर पूरा करके आता है उसके 90% चांस हैं कि वो एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए तो जाएगा ही जाएगा, मतलब अगर लास्ट लिस्ट में नहीं भी आता है नाम। तो वो तो है, लेकिन मतलब स्पीड तभी बनती है अगर कुछ कंटेंट भी हो, मतलब ऐसे तुम्हारी अगर हाँ, स्पीड ज़्यादा है बट तुम्हारे पास है ही नहीं लिखने को कुछ, तो
मतलब बात कंटेंट पर आ जाती है इन सर तो द फिर कितना लिखना पड़ता है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड लिमिट होती है कि? 150 वर्ड होते हैं मतलब 10 मार्कर के लिए, और 250 होते हैं 15 मार्कर के लिए। तो कर लो तुम 4000 वर्ड बन जाते हैं एक पेपर में 3 घंटे में। तो स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। सर इंटरव्यू के टाइम पे माहौल कैसा था अंदर, मतलब स्टार्टिंग से लेके जैसे आप अंदर घुसे और आपके माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम पे, और आपने अपने आप को कैसे होल्ड करके रखा उस सिचुएशन में, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? इंटरव्यू के एक्चुअली ऐसा होता है कि मतलब बोर्ड्स अलाउ होते हैं, मतलब कि अलॉट होने होते हैं बोर्ड्स। तो ऐसा सीन होता है कि जब तुम अंदर चले जाते हो तभी तुम्हें पता लगता है कि किसका बोर्ड है। हम्म। तो मतलब कि मेरे को जो बोर्ड अलॉट हुआ था वो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर हैं, उनका बोर्ड अलॉट हुआ था। तो सर थोड़े आर्मी डिसिप्लिन से भी हैं, तो मतलब कि सबके मन में थोड़ा वो था कि, और लास्ट ईयर मतलब ऐसा बोलते हैं कि उनकी मार्किंग भी अच्छी नहीं है, जो बच्चे गए होंगे अब इतना तो पता नहीं लगता मतलब कि सबका। बोलते हैं कि उनकी मार्किंग्स भी अच्छी नहीं थी, तो मतलब मेरे दिमाग में यही था कि सर के अलावा कोई भी बोर्ड मिल जाए तो हम चला लेंगे। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि सर का ही बोर्ड मिला है, कि ठीक है अब क्या कर सकते हैं। तो उस तो टाइम पे आपने क्या सोचा फिर, आप मतलब कैसे होल्ड रखा उस टाइम मतलब पे? एक्चुअली सर कैसा था कि सर थोड़े अपने पॉडकास्ट वगैरह भी करते रहते हैं सर, खुद भी, और सर ऐसे इंटरव्यू वगैरह भी डालते रहते हैं। तो मैंने मतलब सर को सुना तो था मतलब कि वैसे पहले से प्रिपरेशन के टाइम पर। तो मेरे को था कि अगर आएँगे तो फिर मतलब कि थोड़ा बहुत वहाँ से कुछ पॉइंट्स जो सर बोलते हैं उनको बोल के थोड़ा वो कर लेंगे। मतलब डेवलप सा होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर थोड़े आउट ऑफ बॉक्स पूछते हैं कि मतलब ऐसा नहीं पूछते कि तुम्हारी बैकग्राउंड से पूछेंगे जैसे मैकेनिकल, सर कुछ भी पूछते हैं मतलब कि थोड़े रैंडम से टॉपिक्स, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चला हुआ है ऐसा-वैसा। तो मैंने यही सोचा था कि थोड़ा बहुत देखते हैं अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड तो अलॉट हो गया था और मैं सेकंड था जाने वाला, तो मतलब कि ऐसा होता है कि जैसे जो फर्स्ट एंटर करता है वैसे ही वो निकल जाता है और सेकंड एकदम एंटर करता है। तो वो मौका नहीं होता सेकंड वाले को कि पूछ ले फर्स्ट से कि हाँ। अंदर क्या हुआ मतलब कि। वैसे तो मतलब वहाँ पे सीक्रेसी होती है, क्योंकि जो 6 बंदे होते हैं ना एक बोर्ड में, एक दिन में, तो वो 6 बंदे अंदर होते हैं और एक उस साइड होता है, तो वो उसी से वहीं से एग्ज़िट ले लेता है और वो 5 वहीं बैठे रहते हैं मतलब के। तो मिलने का मौका तो वैसे भी नहीं होता, बट ऐसा होता है ना कि भई हाँ, मैं थर्ड गया, फोर्थ गया, थोड़ा टाइम मिला। तो वो नहीं था मतलब कि ठीक था। मेरे मतलब पेरेंट्स दोनों एजुकेशन में है, मतलब पापा प्रिंसिपल हैं, मम्मी भी स्कूल टीचर हैं। तो मेरा इंटरव्यू मतलब मैक्सिमम एजुकेशन बैकग्राउंड पर ही चला कि इंडियन मतलब इन्होंने एजुकेशन उस वर्सेस। टाइप ओरिएंटेड कर दिया था उन्होंने, मतलब। हाँ, उस टाइप तरफ को ओरिएंट कर दिया था, मतलब फिर उनकी वजह से 2 और बोर्ड मेंबर्स थे, उन्होंने भी एजुकेशन पर ही पूछा था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर पूछा था थोड़ा बहुत, यही था। बाकी एक मैडम ने बिलासपुर की इकॉनमी के बारे में पूछा था मतलब, ओके। और एक सर ने एंथ्रो का पूछा था। तो जब आप मतलब बाहर आए तो आपने मतलब आपको लग गया, आप सेटिस्फाई थे खुद से, कि उस टाइम आपको डर था कि होगा नहीं होगा ऐसे, मतलब? हाँ, मतलब मेरा ऐसा था कि एक तो पहले जैसे मैंने बताया कि सर का बोर्ड मिल गया था, तो हाँ। मैं ऐसे सैटिस्फाई था कि ठीक है, मतलब अब बुरा होना था जो वो हो गया है, अब जितना अच्छा होगा वो मतलब देखा जाएगा। तो उसके बाद मैं सैटिस्फाई था, मतलब पहले थोड़ी ज़्यादा टेंशन थी, बट ठीक है मतलब कि। और फिर इन द एंड मैं यही सोचता था कि मतलब जैसे इंटरव्यू के मार्क्स हैं तो 275 ही मतलब कि हाथ में, और बाकी 2 मेंस के मार्क्स हैं, तो अगर मेंस अच्छा नहीं हुआ होगा तो वैसे भी सिलेक्शन होगी नहीं मतलब कि। बट मतलब इंटरव्यू में मेरे 170 हैं, तो थोड़े कम है मतलब कि इस बार ही थोड़े ज़्यादा आए हैं, तो 180 तक होते तो शायद, मतलब एवरेज सी 180 गई है। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे एस्पिरेंट्स को, जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं? अभी जो तैयारी कर रहे हैं मतलब अगर इस साल के प्री के लिए कर रहे हो, तो मतलब मैसेज उन्होंने ले ही लिया है पूरा साल, उनको ज़रूरत नहीं है मतलब कि वो तो अभी प्री पे फ़ोकस रखें, जितने ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं उतने करें। और जो पिछले मतलब कि नेक्स्ट ईयर के लिए बैठे हुए हैं, वो अभी मतलब जैसे अप्रैल चल रहा है, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, दिसंबर तक अच्छे से अपना ऑप्शनल और मेंस खत्म करके बैठो, और जनवरी से मतलब प्री के लिए लग जाओ। और सर मतलब अब आगे का प्रोसीजर कैसा है, मतलब आगे क्या क्या होने वाला है लबासना के बारे में? सर ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप कमरे में लबासना की फोटो भी लगाते हैं, मैंने सुना है। और दिल्ली में तो माहौल ही अलग होता है जहाँ पे आपने प्रिपरेशन किया है, मतलब वहाँ का माहौल भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं दिल्ली का माहौल तो वैसा ही है कि लिबास में जाना है, बट हमारा वैसा नहीं था, मतलब कि अपना सिंपल ही था, ऐसा कुछ फ़ोटो-फ़ाटो है नहीं, इस कमरे में भी नहीं, बट यहाँ पे भी है नहीं भी ऐसी फ़ोटो-वोटो तो।
तो हमें मतलब लोगों को शायद पहाड़ों की वजह से भी है थोड़ा लवासना का कि वो सुंदर वैसे भी है, वहाँ पहाड़ खूब भी हैं। अब हम रहे हिमाचल में हैं तो हमें ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब पहाड़ों में जाना है। यस सर। तो वैसा है मतलब कि यहाँ पे तो वैसा ही है, यहाँ तो हर लाइब्रेरी में मतलब कि लवासना की फ़ोटो लगी हुई है। तो एक बार हमें यहाँ पे बंदा भी मिला था एक, वो बोलता है कि आप तो हिमाचल से हो, आपके वहाँ से तो लवासना नज़दीक ही है। मैं कहा तो हमें टिकट थोड़ी मिलता है कि भई चले जाओ तुम्हारे नज़दीक। वैसा जैसा सीन है यहाँ पे। तो सर आपका हिंदी मीडियम था कि इंग्लिश मीडियम में दिया था नहीं, आपने? इंग्लिश था। ओके। तो सर आपका कैसा था एक्सपीरियंस हमारे साथ बात करके, आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा यार, मतलब अपने कॉलेज के हो तुम सब तो ऐसा ठीक लगता है कि जैसे कि अपने कॉलेज के बंदे हैं। अच्छी यस बात सर। है कि ग्रो कर रहे हो, अच्छा इनिशिएटिव है तुम्हारा। यस सर। तो सर आप एक बार व्यूअर्स को बोल दोगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को चैनल को? बिल्कुल, बिल्कुल। चैनल का नाम क्या है? सारा विद भाईचारा। यस जी। सर। तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, सारा विद भाईचारा को। बाकी अपने कॉलेज के बंदे सपोर्ट भी करें, शेयर करते रहें फुल। अपने बंदे हैं, जितना ग्रो करेंगे अपने कॉलेज का भी नाम होगा। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू। जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री